मोदी सरकार के कार्यकाल में अगर किसी मंत्री के काम की सबसे ज्यादा तारीफ होती है वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी मोदी सरकार के टॉप परफॉर्मिंग मंत्रियों में गिने जाते हैं। विरोधी भी उनके काम की तारीफ करते हैं। कोई उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, कोई उन्हें हाईवे मैन के नाम से पुकारते हैं। इतना ही नहीं, बाला साहब ठाकरे ने तो उनका नाम रोडकरी रख दिया था। इस वक्त खुद नितिन गडकरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी, आपका स्वागत है आज तक में। नमस्कार। 9 साल के कार्यकाल मोदी सरकार के, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। किस ढंग से देखते हैं आप मोदी सरकार के कार्यकाल? हालांकि विरोधी खुश नहीं है, लेकिन आपकी नजर में 9 साल मोदी सरकार। देखिए, हमारे देश में अमृत महोत्सव के कार्यकाल से हम गुजर रहे हैं। देश में ये 75 साल का इतिहास देश की प्रगति और विकास का इतिहास रहा है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि करीब 60 साल इस देश में लगातार एक छतरी सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथ में रही। और मैं ये मानता हूं कि 60 साल में कांग्रेस ने किया हुआ काम, और विशेष रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 4 साल 5 साल काम किया। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में हमने 9 साल काम किया। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के समय अभी 9 साल में हमने जो काम किया है, इसकी तुलना कांग्रेस के 60 साल से अगर होती है तो कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर सकी वो 9 साल में हमने करके दिखाया है, और उसका परिणाम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन नितिन जी, जहां तक बात आती है आपके मंत्रालय की, कहा जाता है कि आपका काम दिखता है और काम बोलता है आपका, और चर्चा भी होती है, सब लोग तारीफ करते हैं आपके काम की। लेकिन आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कौन सा है? आपको क्या लगता है आपके दिल के सबसे नजदीक कौन सा है? देखो, ये मेरे 9 साल में सबसे अच्छा काम अगर कोई होगा तो मैं जब 2014 में मंत्री बना, और मेरे बचपन से मेरे मन पे एक बात बहुत बड़ी परिणाम करके गई कि जब मैं अपनी माँ के साथ, बहनों के साथ स्टेशन पे जाता था तो साइकिल रिक्शा में बैठता था, और हमारा एक तिलक पुतला करके चढ़ाव है, वहां से वो जो चढ़ता था रिक्शा वाला, उसको बड़ी थक जाता था। तब से मेरे मन में कल्पना थी कि इसको कितने कष्ट होते, ये मानवीय शोषण है। और 2014 में मंत्री होने के बाद मुझे राम मनोहर लोहिया जी की बात याद आती थी, को कह रहे थे कि ये इतनी अनिष्ट प्रथा है कि मैं जिंदगी भर इस साइकिल रिक्शा में नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहते थे कि जिस दिन ये पद्धति बदल जाएगी वो हमारे देश का सुनहरा दिन होगा। और इतना ही तो कुछ जगह पर आदमी आदमी को ढोने का काम करता था। 2014 के बाद मुझे अवसर मिला, मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और नया एक्ट लाया मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा का। 1 करोड़ लोग जो आदमी को आदमी ढोने का काम करता था, जो आदमी अपने कंधे पे लेके चलता था, वो प्रथा लगभग बंद हो गई। अब मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा आई, ई कार्ट आई। 1 क्विंटल का बोरा आप कोई पीठ पे रखता नहीं, वो इलेक्ट्रिक इसमें लेके जाता है। और अब महिला भी और दिव्यांगों भी ई रिक्शा चलाकर 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। इन गरीबों के साथ जो न्याय हुआ और जो एक अमानवीय प्रथा थी शोषण की, वो बंद हुई। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अच्छा काम हुआ, ऐसा मुझे लगता है। नितिन जी, दुनिया आपके काम की तारीफ करती है, विरोधी भी, जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि विरोधी भी तारीफ करते हैं। आप अपने काम का कैसे मूल्यांकन करते हैं? 9 साल में आप कहां पहुंचे, क्या अचीव किया? देखिए, लोग तारीफ करते हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा, पर कोई भी काम करने वाला व्यक्ति समाधानी नहीं होता। उसके मन में यही भाव रहता है कि मैं और ज्यादा काम कर सकता था, और वही भाव मेरे मन में है। और मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इसलिए राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, इसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और ये विकास करने के लिए जो पद्धति है, उसके लिए गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, सुशासन और विकास की बात करते हैं। और उद्दिष्ट हमारा अंत्योदय, सामाजिक आर्थिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वही है, जो गरीब व्यक्ति के प्रति समर्पित है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो भी कार्यक्रम किए और काम किए, उसमें वो जो दरिद्र नारायण है, उसको सस्टेनेबल जीवन कैसे मिले, उसके जीवन को हम सुखी समृद्ध संपन्न कैसे करें, उसको भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे करें, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे करें, इसी भाव से हमने, चाहे स्वास्थ्य की योजना हो, चाहे विशेष रूप से बैंक में अकाउंट खोलने की बात हो, चाहे उज्ज्वला में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने की बात हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव में सड़क बनाने की बात हो, हर समय गरीब व्यक्ति का जीवन सुसह्य कैसे होगा, इसी भाव से हमने काम किया है। और यही मैं मानता हूं कि राजनीति का सही अर्थ है। सत्ता कारण ये नहीं है,
समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। और यही काम मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमने करने की कोशिश की है। नितिन, बहुत कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए आपके मंत्रालय ने, कई काम किए। जो काम आप खुद दावा करते हैं बात करके 2014 से पहले वो काम नहीं हुए जितने आपने 9 साल में किए। तो कौन से आपको लगता है कि प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस में आपने जब उस वक्त बनाया, अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की बात होती है, तो कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो आपके मंत्रालय ने अचीव किए? अभी रोड में तो हमने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। हमने 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे, और मैं आपको बताता हूं कि दिसंबर तक उसके परिणाम मिलेंगे। दिल्ली के आजू बाजू में हम 65,000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली से देहरादून दिसंबर के पहले 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, चंडीगढ़ से मनाली 9 घंटे लगते थे, वो 3.5 घंटे में। यानी दिल्ली से मनाली अब 6-6.25 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से कटरा ये 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब वो 45 मिनट में हुआ है। दिल्ली का रिंग रोड हमने बनाया। अभी ये जो पेरिफेरल रोड है दिल्ली का, उसके बाजू में पंजाब हरियाणा से, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से जो ट्रैफिक आता है, एयरपोर्ट जाता है, तो वहां से उनको 2.5 घंटा लगता था। अब हमने वहां नया UR2 बनाया, जिसमें 20 से 25 मिनट में द्वारका में आएंगे, और वहीं से अंडरग्राउंड टनल बना के वो T3 जाएंगे, और उधर ही हम लोग द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से आगे निकलकर दिल्ली मुंबई हाईवे से मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो गुड़गांव वाला रोड है ढोला कुआ से, इसका 50% ट्रैफिक कम होगा। हम दिल्ली को वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए हमने 65,000 करोड़ का कार्यक्रम लिया। वैसे हमने देश में अनेक कार्यक्रम लिए। हम लोग ये जो कॉरिडोर बना रहे, आपको ये बहुत अच्छी बात बताता हूं कि मनाली से हम रोहतांग पास जाते 3.5 घंटे लगते थे, अटल टनल बनी 8 मिनट में होता है। फिर उसके बाद हम लद्दाख लेह तक 4-5 टनल बना रहे, रोड बना रहे। लद्दाख लेह के बाद जोजिला टनल, आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर टनल बना रहे। उसके बाद झेड़मोर मार्ग से बाद सोनमर्ग, गुलमर्ग, वहां से श्रीनगर, और श्रीनगर से जम्मू का रास्ता है, वो 16 टनल बना रहे, जिसमें से 12 हो गई, 4 का काम शुरू है। वहीं से कटरा रोड से दिल्ली आएंगे, और दिल्ली से मुंबई जाते समय एक्सप्रेस हाईवे से सूरत के पास हम नया रोड बना रहे। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जोड़ा जाएगा। अब मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक प्रकार से 320 किलोमीटर डिस्टेंस चेन्नई और दिल्ली के बीच में कम होगा, और सही अर्थ में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये पहली बार ये 4 लेन एक्सिस कंट्रोल रोड देश की जनता को मिलेगा, जो हृदय स्थान से जाएगा। लेकिन नितिन जी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तो आपसे नाराज होगी मंत्री की, आपने तो सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया जो कि लोगों का आने जाना आसान हो गया, तो फ्लाइट में लोग कम जाना पसंद करेंगे सड़कों से ज्यादा। ये बात जरूर है कि जो दिल्ली से देहरादून, अब एयरपोर्ट जाने के लिए 1 घंटा, वहां 1 घंटा रुकना, जाने के लिए आधा पौन घंटा, फिर घर जाने के लिए 1 घंटा, 4 घंटे लगते हैं। इसके बजाय दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, 2.25 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। तो नेचुरली कुछ ऐसी फ्लाइट कम होगी, पर देहरादून को बेंगलोर से, हैदराबाद से, चेन्नई से, जयपुर से, दूर से फ्लाइट आएगी, उनका नुकसान नहीं होगा, कुछ फ्लाइट कम होगी, पर निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि लोगों की सुविधा इसमें होगी और कम समय में लोग जा सकेंगे। दिल्ली से जयपुर फ्लाइट नहीं रहेगी, दिल्ली से चंडीगढ़ फ्लाइट नहीं रहेगी, दिल्ली से अमृतसर भी कुछ प्रमाण में कम होगा ट्रैफिक, दिल्ली से देहरादून कम होगा। तो स्वाभाविक रूप से इसका तो परिणाम होगा, पर बाकी जगह से फ्लाइट आएगी, उनका नुकसान नहीं होगा। नितिन जी, जैसे आपने कहा कि 65,000 करोड़ के सड़कें अब काम कर रहे हैं आप दिल्ली के आजू बाजू में, लेकिन लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि प्रदूषण और जाम से कब मुक्ति मिलेगी दिल्ली वालों को? मैंने एक बहुत एक्सपर्ट कमेटी से दिल्ली के ट्रैफिक जाम का अध्ययन करवाया, फिर ये रिपोर्ट मैंने दिल्ली की सरकार को भी दी है, और ये मैं मानता हूं कि कुछ बातों में सुधार करके ये कम किया जा सकता है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज होता है तो हम बाईपास सर्जरी करते हैं, वैसे रोड में बाईपास सर्जरी करके हम ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। मैं दिल्ली के रोड पर फुटपाथ पर अब 1600 करोड़ रुपए CRF से दे रहा हूं, ताकि हमारे यहाँ जो मिट्टी है फुटपाथ पर उसको कंक्रीटिंग करके उसको कहीं भी उड़े ना ऊपर, और अच्छी फुटपाथ सुंदर बने, उसके लिए पैसे दे रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है अब दिल्ली में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रदूषण क्यों होता है? 40% प्रदूषण फॉसिल फ्यूल के कारण होता है।
मेरे विभाग के द्वारा से इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई। अब इलेक्ट्रिक कार के लिए साल भर की वेटिंग लिस्ट लग गई। इलेक्ट्रिक बस का शॉर्टेज है। इतना ही नहीं तो इथेनॉल आया, फ्लैक्स इंजन आया, उससे प्रदूषण कम होगा, सस्ता भी होगा। फिर सीएनजी, एलएनजी परली से बनाने के 35-26 प्लांट शुरू हो गए और 135 प्लांट प्रोसेस में है। हमारा पंजाब हरियाणा का किसान अब परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाएगा, उससे ट्रक, बसेस और ट्रैक्टर चलेंगे। फिर हमने ग्रीन हाइड्रोजन लाया है, जिसके कारण पानी से और बायोमास से हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन मिशन है और हमारा किसान अभी अन्नदाता है, ऊर्जादाता बना, अब बिटुमिन दाता भी हम उसको बना रहे हैं। हमारे परली से बिटुमिन बनेगा जो हम खरीदने के लिए तैयार है, अब किसान वो भी तैयार करेगा। और दूसरी ओर मिथेनॉल जो कोयले से बनता है, अभी मैंने बेंगलोर में 20 बसेस 20% मिथेनॉल डीजल में डाल के पायलट प्रोजेक्ट चालू किया। इतना ही नहीं तो अशोक लेलैंड ने अपने ट्रक को आईसी इंजन में हाइड्रोजन डाल के चलाने का और मिथेनॉल डालने के चलाने का भी शुरू किया। टाटा ने भी ये ट्रक बनाया। तो ये जो रिवोल्यूशन, अभी मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, दिल्ली से जयपुर के बीच में केबल होगी और उसके ऊपर ट्रक और बस चलेगी। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम प्रदूषण से मुक्ति लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आने वाले 3-4 साल में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हमारा देश इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, हमारा देश का किसान अब ऊर्जादाता बनेगा। अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा, बिटुमिन दाता बनेगा। गांवों का विकास होगा, गांवों में रोजगार होगा और इसी के कारण नई इंडस्ट्री खुलेगी। अगर मक्के से, ब्रोकन राइस से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बायोमास से, बाम्बू से, ये सब बनेगा और इसके कारण देश में ग्रामीण और कृषि अर्थनीति और मजबूत होगी और इंपोर्ट भी बचेगा, प्रदूषण से भी कमी होगी और देश में रोजगार भी निर्माण होगा और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। नितिन जी, आप अक्सर कहते हैं कि 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका की सड़कों की तरह होगी, लेकिन कोई कमी भी है? सब तो अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कोई चीज कमी भी रहेगी जो आपको मलाल है कि वो नहीं कर पाए, आप करना चाहते थे, लाचार कहीं दिखाई दे रहे हैं अपने आपको? देखिए, सड़कें तो अच्छी बन रही है पर और बनाने की आवश्यकता है। एक बात से मैं दुखी हूं और मुझे ये स्वीकार करने में भी संकोच नहीं होता, पर मैं इसके लिए अस्वस्थ भी हूं, संवेदनशील भी हूं कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते मैं लोगों की जान बचाने में अभी ठीक प्रकार से सफल नहीं हुआ। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। इसके जो बेसिक सुधार करना है उसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और हाईवे इंजीनियरिंग, रोड का इंजीनियरिंग, इसमें हम सुधार कर ही रहे, ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई कर रहे, सुधार रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है एजुकेशन, और एजुकेशन में रूल्स ऑफ द रोड, इसका महत्व, कानून व्यवस्था का महत्व हम बच्चों को समझाकर उनको एक संवेदनशील नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट, अब इसमें हमने कानून लाया है, मोटर सेफ्टी, अब कार्रवाई हो रही है, फाइन भी हो रहा है, पर ह्यूमन बिहेवियर के में जितना सुधार होना चाहिए नहीं हुआ। मीडिया का भी सहयोग मिला है, पर ह्यूमन बिहेवियर जब तक बदलेगा नहीं तब तक एक्सीडेंट कम नहीं होंगे। और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के 60% जवान या युवक है, कोई इंजीनियर है, कोई IIT, कोई डॉक्टर। मुझे बहुत दुख है। मैं आह्वान करूंगा कि रोड सेफ्टी के लिए, रोड सुरक्षा के लिए और एक्सीडेंट को कमी करने के लिए लोगों के सहयोग के बिना हम यशस्वी नहीं हो सकते। मीडिया भी हमें सहयोग करें और लोग भी सहयोग करें, NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, हम सब की मदद लेकर एक बड़ा अभियान चला रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का सहयोग मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर बदलेगा, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी जो स्थिति है बदलेगी। लोग कानून के प्रति सम्मान रखेंगे, पालन करेंगे रूल्स ऑफ द रोड का, और हमारे एक्सीडेंट कम होंगे। ये अभी तक हम हमारे अपेक्षा अनुरूप जितना काम हमको सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिली, इसका थोड़ा सा मुझे मेरे मन में दुख और दर्द जरूर है। नितिन जी, आप कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को देश से बाहर भगा देंगे, रहने नहीं देंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन की जो गाड़ियां, खुद भी आप घूमते हैं उसमें, तो आपको लगता है ये सच्चाई है आने वाले समय की इलेक्ट्रिक व्हीकल? क्योंकि लोग डरते हैं कि कभी चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी रास्ते में, बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में। इम्पॉसिबल वर्ड इट मीन्स दैट आई एम पॉसिबल, ये बहुत कठिन है। यानी मैं जब ये कहता हूं तो मुझे भी पता है बहुत कठिन है, पर लोगों के मन में अल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में अवेयरनेस पैदा करना, प्रदूषण के प्रति उनके मन में चीड़ निर्माण करना, और इकोनॉमिक चैलेंज के रूप में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है।
अब मुझे बताइए, हमारे इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं। अगर ये 12 लाख करोड़ हमने बचाए और ये देश के गरीबों के घर में जाएंगे, नए रोजगार निर्माण होंगे, तो देश का ग्रोथ रेट कितना बड़ा होगा, किसानों का कितना फायदा होगा, गांव कितने समृद्ध संपन्न होंगे, प्रदूषण कितना कम होगा, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को हम कितना प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, अब इलेक्ट्रिक बसेस तो दिल्ली में घूम रही है, सब जगह कोई प्रॉब्लम नहीं चार्जिंग का। देखिए, चार्जिंग का प्रॉब्लम, घर में रात को जाओ चार्ज करो। अब एक स्कूटर स्टडी किया गया 24 से 26 किलोमीटर दिन में चलती है, तो रात को घर में गए चार्ज किया। कार 80 किलोमीटर चलती है, 300 किलोमीटर एक बार चार्जिंग, 400 किलोमीटर चलती है, घर में रात को चार्ज होगी। बस 300 किलोमीटर चलती है, रात को आके चार्ज हो सकती है। हाँ, प्रॉब्लम कहा है कि दिल्ली से शिमला, दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से 1000 किलोमीटर जाना है तो बीच में चार्जिंग करना पड़ेगा 2-3 जगह पर। तो हम हमारे 670 चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं नेशनल हाईवे पर, उसके बाजू में चार्जिंग स्टेशन होंगे और चार्जिंग स्टेशन में बसेस चार्ज होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और आज तक अशोक जी, ये बात मुझे बहुत लोग 3 साल से पूछते हैं कि बीच में खत्म हो गई तो क्या होगा। आपने कभी रोड पर इलेक्ट्रिक स्कूटर और गाड़ी या बस इलेक्ट्रिक चार्जिंग खत्म हो गया और खड़ी हो गई और लोगों को तकलीफ से एक तो भी उदाहरण देखा है क्या आपने? ये है ही नहीं कहीं। ये लोगों में इमेजिनेशन में ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक देश में तैयार होती है। दूसरी बात, पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर और उतना जो माइलेज मिलता है उसके इलेक्ट्रिक के लिए 10 रुपए लगते हैं। हाइड्रोजन के लिए, सीएनजी के लिए वही 40 रुपए लगते हैं। और हाइड्रोजन के लिए वही, हाइड्रोजन की कीमत, हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। कोयले से तैयार होता है ब्लैक हाइड्रोजन, पेट्रोलियम से तैयार होता है ब्राउन हाइड्रोजन। हम ग्रीन हाइड्रोजन के पक्षधर हैं, जो पानी से, जो सुवेज वाटर से तैयार होगा, जो कचरा है, ऑर्गेनिक वेस्ट सेग्रीगेट करके वेस्ट को ऑर्गेनिक वेस्ट से हम बायोडाइजेस्टर में मीथेन बनाएंगे, मीथेन से हाइड्रोजन बनाएंगे। और तीसरी बात, हम वेस्ट लैंड में बांबू लगाएंगे और जो बायोमास है उससे हाइड्रोजन बनाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोजन बनाने से हम ऊर्जा को आयात करने वाले देश है, अब हम ऊर्जा को निर्यात करने वाले देश बनेंगे। हमारी स्टील इंडस्ट्री, हमारी फार्मास्यूटिकल, केमिकल इंडस्ट्री अब हाइड्रोजन पे चलेगी। हमारे हवाई जहाज, रेलवे के इंजन हाइड्रोजन पे चलाएंगे। हमारे ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार हाइड्रोजन पे चलेगी। और ये अमोनिया, ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन हम वर्ल्ड में जिस प्रकार से आज पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रही है, उसी प्रकार से हम पूरे वर्ल्ड में ये एक्सपोर्ट करेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है और वो दिन हिंदुस्तान को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाएगा। प्रधानमंत्री जी का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे अगर ये 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट हम कम कर सके तो। मैं कहता हूं कि पेट्रोल डीजल खत्म करेंगे, शायद मैं कब पूरा कर सकूंगा मुझे पता नहीं, पर इस बहाने 16 लाख करोड़ से अगर 10-12 लाख करोड़ भी कम होंगे तो भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इसलिए लोगों की मनस्थिति को बदलना आवश्यक है। मुझे लोग पूछते थे हाइड्रोजन पे कैसे गाड़ी चलेगी, मैंने गाड़ी लाई, मैं खुद घुमाता हूं, लोग देखते हैं, बोलते हैं हाँ चलती है हाइड्रोजन में, मर्सिडीज जैसी सुंदर गाड़ी है। फिर मैंने फ्लेक्स इंजन की गाड़ी लाई, इथेनॉल 100% डाला, उस पर घुमाता हूँ, 40% बिजली तैयार होती है, फ्लेक्स इंजन है, चलती है, लोगों को विश्वास आया। फिर मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में घूमता हूँ तो लोगों को विश्वास आया कि ये पेट्रोल डीजल से कई गुना अच्छी है, सस्ती है और प्रदूषण मुक्त है। अब इसका महत्व लोगों को पड़ गया, लोग खरीद रहे हैं, वेटिंग लिस्ट हो रहा है। हम हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी देश में बना रहे हैं। अशोक, एक बात देखो, हम दुनिया में वर्ल्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम 4थे नंबर पर थे। पहले नंबर पर चाइना था, दूसरे नंबर पर अमेरिका था, तीसरे नंबर पर जापान था, चौथे नंबर पर इंडिया था। अभी हमने जापान में पीछे डालकर हम पहले नंबर पर आए। और मैं आपको बताता हूं कि अब हम आने वाले 5 साल में 7.5 लाख करोड़ की हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ की बनेगी और 5 साल के अंदर दुनिया के नंबर 1 के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बनेंगे, ये मेरा विश्वास है और यही हमारे देश का इतिहास है। नितिन जी, 2 पॉलिटिकल सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस मौके पे। एक तो राहुल गांधी बाहर जाकर के, विदेशी धरती पे जाके, पहले लंदन में फिर अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, बीजेपी को टारगेट करते हैं, किस ढंग से देखते हैं? हालांकि बीजेपी बड़ा इस पे रिएक्ट करती है कि बाहर जाके उनको देखो, आज तक के राजनीतिक इतिहास का ये विशेष रूप से एक आदर्श रहा है कि इंदिरा जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और सभी राजनीतिक नेता जब देश के बाहर जाते हैं तो देश के अंतर्गत राजनीति और टीका टिप्पणी की बात कभी बाहर नहीं करते। उनको टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, वो देश में करें।
जब वो देश के बाहर जाते हैं तो देश के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, तो उन्होंने देश के हितों की बात वहां करनी चाहिए। बाकी देश में आके जो राजनीति कर रहा है वो करने में कोई अड़चन नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो वहां बाहर जाकर वो राजनीतिक इस प्रकार के भाष्य करते हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए और देश के सम्मान के लिए ये उचित नहीं है। आखिरी सवाल नितिन जी, 2024 के चुनाव को किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि 2019 का चुनाव फिर अब 2024, क्या फर्क है दोनों में? देखो, एक बात मैं साफ बता दूं, फाइनेंशियल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे परफॉर्मेंस ऑडिट इंपॉर्टेंट है। हमारे 9 साल का और हमारे 10 साल का परफॉर्मेंस ऑडिट करो। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी, वो 10 साल में इस देश को विकास के नए आयाम पर पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करके दिखाया, और जनता को इसका एहसास भी हुआ है, विश्वास भी हुआ है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी योजनाओं को तरफ देखो, आयुष्य योजना देखो, दिव्यांगों की योजना देखो, आप महिलाओं सशक्तिकरण की बेटी बचाओ की योजना देखो, आप बैंकों में खाते निकालने की बात देखो, आप रोड की बात देखो, आप उज्ज्वला गैस योजना की बात करो, आप कुछ भी करो, सब जगह आपको एक परिवर्तन दिखता है। हम विकास की ओर जा रहे हैं, आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जा रहे हैं, ग्रोथ रेट बढ़ा है, रोजगार बढ़ रहा है, टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए विकास से लोगों को फायदा मिल रहा है, गरीबी दूर हो रही है, रोजगार निर्माण हो रहे हैं, देश में सुबद्धता, समृद्धता और संपन्नता आ रही है। और पॉजिटिविटी के साथ इसी बात को सपोर्ट करने के लिए देश की जनता फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी को जिताएगी, हम विजयी होंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी हमसे बात करने के लिए। ये थे नितिन गडकरी जी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।